हेलो, वेलकम सभी का एक प्रयास के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो के बाद हम आज फिर से टेस्ट सीरीज 2 के डिस्कशन के लिए शामिल हो रहे हैं। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको ये बता दूं कि हम एक प्रयास कोचिंग के बारे में बात कर रहे हैं और एक प्रयास कोचिंग के हर संडे होने वाले मॉक टेस्ट का डिस्कशन जो अब तक हम क्लासरूम में करते थे, तो हमने टेक्निकली सहारा लिया कि अब हम वो जो डिस्कशन है यूट्यूब चैनल पे करेंगे कि आप संडे का टेस्ट दें और घर पर जाके आराम से अपनी सुविधा के अनुसार टाइम स्लॉट में उस वीडियो को देखें। और ये उनके लिए भी फायदेमंद हो जाएगा जो हमें दूर से देख रहे हैं, जो दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, जो हमारी कोचिंग से लाइव नहीं जुड़ पाते, मतलब हमसे रूबरू नहीं हो पाते। उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल इसलिए है कि वो इस वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं, दूर से देख सकते हैं, जो बिहार यूपी के बहुत लोगों की डिमांड है। तो एक पेपर डिस्कशन के रूप में हमने इस सेशन को लिया है। पिछले क्लास के या पिछले वीडियो पर एक कमेंट आया कि सर वीडियो लंबी है, तो मेरी आज की पूरी कोशिश होगी कि वीडियो को मैं छोटा करने की कोशिश करूं। लेकिन लंबी होने की वजह ये थी कि जिन लोगों ने पहली बार पेपर देखा है, क्योंकि जिन्होंने संडे का पेपर देखा है उनके लिए तो पेपर है, तो वो अपनी स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। और जिन लोगों के लिए ये पेपर पहली बार है, तो मैं आज होप करूंगा कि आपके पास सवाल जब आए तो वीडियो को पॉज करिए, सवाल बनाइए और सवाल बनाने के बाद फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए और देखिए कि मेरा मेथड क्या है। तो चलिए, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा, इस बार वीडियो को थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करूंगा। तो हम आज शुरू करते हैं मॉक टेस्ट, जो सीजीएल पैटर्न वाला मॉक टेस्ट संडे को हुआ था, उसके टेस्ट 2 का डिस्कशन। और आज मैं डिस्कस करूंगा रीजनिंग का हिस्सा। यानी कि अगर मैं थोड़ी बात कर दूं कि आप कौन सा पेपर देख रहे हैं, तो जिन लोगों ने ये पेपर दिया है उनकी नज़र आप इस पेपर की बात कर रहे हैं जो बेस्ड ऑन सीजीएल पैटर्न टेस्ट सीरीज 2, और इसमें पूरा सेक्शन अलग अलग हुआ था। रीजनिंग की बात अलग हुई थी, फिर आपके पास जीएस की बात हुई थी, मैथ की बात हुई थी। तो हर हिस्से का डिस्कशन अलग अलग लोग करेंगे। रीजनिंग मेरे साथ मिलिए, मैथ आपको करेंगे निखिल सर, जीएस का हिस्सा आपको पता ही है विनीत सर, और इंग्लिश में आपको मिलेंगे आलोक तिवारी सर। तो सभी टीचर्स अपने अपने सेक्शन का हिस्सा डिस्कस करेंगे। तो आज मेरे साथ रीजनिंग को एंजॉय करते हैं। चलिए, तो मैं अगर बात करूं टेस्ट सीरीज 2 में पहला सवाल एनालॉजी के रूप में था। तो मैं फिर से कह रहा हूं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको चाहिए कि वीडियो को पॉज करिए, रोकिए, ट्राई करिए और फिर आंसर बनाने के बाद आप उस पर अपना डिस्कशन जारी करिए। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप ऐसा करेंगे, और जिन लोगों ने ये कर रखा है तो मैं सीधे इसके आंसर के डिस्कशन की बात करता हूं। जब आप एनालॉजी के बारे में सोचते हैं, यानी कि आप इस टाइप के सवाल देखते हैं, तो सबसे पहली बात तो मैंने हमेशा ये बात कही कि आपको इसके नंबर गेट बाय हार्ट होने चाहिए। और गेट बाय हार्ट होने का मतलब ये मैं लिख तो रहा हूं कि एन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में 14 पर, ओ 15, पी 16, क्यू 17, ऐसे ही अगर बात करें तो H8, G7, F6, E5, 21, 22, 23 एंड 24। ये नंबर मैं लिख रहा हूं, लेकिन मैं बार बार अपनी क्लास में कह चुका हूं कि ये नंबर आपको गेट बाय हार्ट होने चाहिए। आप इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में स्पीड एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं हमेशा कहता हूं कि केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, स्पीड, ये सारी चीजें अलग अलग हिस्से हैं, उस पर बात करनी पड़ेगी। तो यहां भी इस वाले हिस्से में आपकी स्पीड नंबर से बनेगी। पहली नजर में तो ये नंबर देखते ही मुझे ये लग रहा है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस नंबर है 14, 15, 16, 17, तो मुझे कॉन्टिन्यूटी में ये बात दिख रही थी कि 14 में से मैं 5 देख रहा हूं, तो पहली नजर में ये बात दिख रही हो कि हर एक नंबर -9 के साथ है। ये बात दिख रही है कि 14 में से 9 घटा देंगे तो 5, 15 में से 9 घटा देंगे तो 16, 16 में से 9 घटा देंगे तो 7। लेकिन अगर ये बात मैं यहां लूं, यानी कि अगर एक नजर नंबर के अकॉर्डिंग देखते, तो आप n में -9 करके लास्ट का नंबर देख पा रहे हैं। तो ये बात यहां पर लागू नहीं है, बिकॉज अगर आप 21 में -9 करते तो 21 में 9 घटते ही इस टाइप के नंबर तो नहीं आते, क्योंकि 21 में जब आप 9 घटाएंगे तो आपके पास 1 और 8 यानी कि 12 यानी L आना चाहिए, और लास्ट में ऐसा ऑप्शन नहीं है।
तो जब आप इसके नंबर की हेल्प से देख रहे हैं तो दिमाग में सबसे पहली चीज -9 आनी चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है और इसलिए आपका टाइम यहां चला गया। तो इसको फिर से दोबारा अकॉर्डिंग टू नंबर ही देखेंगे। लेकिन अगर मैं अभी यहां लॉजिक की बात करूं तो मुझे पोजीशन से बात नहीं बनी, तब मैं इसके नंबर को देखूं कि मैं 1 और 4 इन दोनों को ऐड करूंगा तो 5 आ जाएगा। यहां पर 1 और 5 इन इसके डिजिट का सम 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। इसको अलग जोड़ेंगे 1 + 6 तो ये 7। यानी कि पहले तो हमने पोजीशन पे बात की, वो लॉजिक में था नहीं, तब हम अपने दूसरे लॉजिक की तरफ गए और वो लॉजिक निकल कर आ रहा है सम ऑफ डिजिट्स, क्योंकि मैं यहां देख रहा हूं 1 + 7 और ये है 8। अब नंबर को देखिए तो 5 6 7 8 और ये से उल्टा लिख दिया गया है, 5 6 7 8 उल्टा लिख दिया गया है। तो यहां भी आप पहली बार x के लिए लिखेंगे 2 + 4 6 और 6 के लिए आपका नंबर होगा f। यानी कि अगर आप बनाने की प्रक्रिया में होंगे तो आप इस हिस्से को एलिमिनेट करेंगे और 3 बचे। अगली बार अगर मैं बात करूं तो w के लिए 2 + 3 ये होगा 5 और 5 के लिए लिखेंगे आप e और इस प्रक्रिया में ये एलिमिनेट होगा। अगली बार आप लिखेंगे v और v अल्फाबेट में पोजीशन वाइज 22 पे होता है, तो ये 22 यानी कि 2 + 2 यानी कि 4 और 4 के लिए आपके लिए होगा d और FED तीनों है। तो लास्ट वाले में अगर आए तो 2 + 1 सम ऑफ डिजिट एट ओन पोजीशन, यहाँ 3 और 3 के लिए होगा C और ये कट जाएगा और ऑप्शन नंबर C। और ये अच्छा सवाल है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि पहली बार तो लग रहा है कि -9 है और वो ऑप्शन में नहीं है। तब हम दूसरी तरफ बात जाएंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे सम ऑफ डिजिट की। आई होप सो कि सवाल आसान है। देखिए ये एक रिकॉर्डेड सेशन है तो एक थोड़ा सा, चूंकि हमारी आदत सी है हमेशा भरी हुई क्लास में बात करना, जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं क्लास के अंदर बहुत कम्युनिकेट होना पसंद करता हूं, क्योंकि पढ़ाना या पढ़ना 2 वे कम्युनिकेशन है। आपकी मुझसे बातचीत और मेरी आपकी बातचीत बहुत ज़रूरी हिस्सा है। लेकिन जब हम रिकॉर्ड इस चीज़ को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एज ए टीचिंग वो कमी खलती है और ये बात उनको बेहतर समझ में आ रही होगी जो मेरी क्लास ले चुके होंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस कम्युनिकेशन को अपने कमेंट के थ्रू बताइए, क्योंकि आपके कमेंट दिखाते हैं कि हाँ जिंदा हैं हम। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल भी एनालॉगी का है, बट अगला सवाल एनालॉगी है लेकिन वो एनालॉगी नंबर के रूप में है। तो फिर से बात करेंगे कि आप इसे पॉज करिए, फिर थोड़ी देर सोचिए, और जिन लोगों ने टेस्ट दे रखा है इट्स ओके, बट जिनों के लिए पहला सवाल है तो रोकिए, पॉज करिए और फिर आगे आंसर देने की कोशिश करिए, फिर वीडियो देखिए। मैं पॉज के लिए टाइम नहीं दूंगा, आप सेल्फ पॉज करेंगे। यहां भी अगर बात करें तो मेरे लिए, जब मैं हमेशा कहता हूं कि इस टाइप के नंबर में स्क्वायर मल्टीपल ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है, तो यहां पर जैसे ही मैं देख रहा हूं ये 144 है तो मुझे इसको देखते ही मेरे माइंड में 12 का स्क्वायर, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 और ये मेरे पास 13 का स्क्वायर क्रिएट होता है। लेकिन हमारा सवाल ये होता है कि इसका जो संबंध इस हिस्से से है वैसा ही इसका संबंध किससे होगा, यानी पहले सेट का जो संबंध दूसरे से है उस तीसरे वाले का चौथे से क्या होगा। एनालॉगी का हमेशा मतलब ये है। तो मैं अगर यहां देखूं तो मेरी नजर में ये 12 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बाद ये स्क्वायर तो नहीं, 12 दूना 24 नहीं है, क्योंकि 13 होता तो 13 दूना 26 के आसपास, 12 दूना 24 -1 13 दूना 26 नो। इसको आप कह सकते हैं कि 12 और उसमें +11 23, यानी कि 12 का स्क्वायर है लेकिन उससे पिछले एक नंबर को लेकर जोड़ दिया गया। तो यहां पर भी मैं लॉजिक की बात करूं कि ये 13 का स्क्वायर है और 13 से पिछला नंबर अगर मैं जोड़ूं तो 13 + 12 और आंसर मेरे पास हो गया 25। और आप ऐसे भी कह सकते हैं 12 का स्क्वायर है तो 12 × 2 24 -1, तो ये 13 का स्क्वायर है तो 13 × 2 26 -1, जो आपको अच्छा लगे। दोनों लॉजिक अपने आप में। मैं फिर से लिख देता हूं स्पष्टता के साथ। 144 के बदले मैं लिख रहा हूं 12,
तो मैं कह रहा हूं कि 12 प्लस 11, और ये लॉजिक बन गया यहां पर मेरे लिए 23। 12 और उसके पिछले नंबर की बात कर रहा हूं। सेम यहां पर मैं कह रहा हूं 13, 169 है, तो वह 169 को 13 लिख रहा हूं, और इसमें मैं इसका प्रीवियस नंबर यानी 12 जोड़ कर मैं लिख रहा हूं, तो यहां हो गया 25। इसी बात को मैं यहां कह रहा हूं कि कोई ऐसे भी सोच सकता है, नो इश्यू, कि 12 गुना 2 यानी कि 12 का स्क्वायर तो उसका दुगुना -1, तो 24 -1 23, तो यहां 13 है, तो 13 का 2 गुना 26 -1 तब भी 25। तो जो अच्छा लगे, ओवरऑल आंसर इसका 25 है। बहुत इजी सवाल था। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। काउंटिंग फिगर, और आजकल देखा जाए तो काउंटिंग फिगर की बात मैं हमेशा कहता हूं कि हर एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, बढ़ती जा रही है संख्या, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जा रही है। तो यहां इस बार पूछा गया है इसमें कुल कितने वर्ग हैं, और फिर से दोहरा रहा हूं, पॉज करिए, रोकिए, फिर आप मेरे आंसर को मिलाइए। पहले आप खुद से सॉल्व करिए, लेकिन मैं क्लास में रुकूंगा नहीं, बिकॉज आपकी ही रिक्वेस्ट है कि सर टाइम ज़्यादा लग जाता है वीडियो का, तो वीडियो को छोटी रखा करिए। तो इसलिए मैं वीडियो को छोटी रखने की कोशिश में हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप पॉज करके खुद से पहले सॉल्व करिए और फिर वीडियो को कंटिन्यू करिए, ठीक है। चलिए, अगर मैं यहां बात करूं तो यहां मुझसे पूछा गया हाउ मेनी स्क्वायर। तो उससे पहले थोड़ी सी बात मैं बता दूं कि जब मैंने स्क्वायर पढ़ाया तो स्क्वायर का एक बेसिक फंडा बताया था, एक तरीका बताया था, एक ट्रिक, और रीजन भी बताया। वो रीजन ये था कि मान लीजिए कि मुझसे कोई यहां पूछे इसमें हाउ मेनी स्क्वायर, कुल कितने वर्ग होते हैं, तो मैंने इसके लिए सिखाया कि जब आपको इसमें स्क्वायर गिनना हो तो आप इस ओर एक नंबर लिखिए, यानी इस ओर के पूरे हिस्से को, यानी 1 2 3 4, और इस ओर के हिस्से में 1 2 और 3, और फिर आप कुछ मत करिए, इसके बड़े नंबर को इस ओर के बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, और आप इसे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्क्वायर। जिन्होंने मुझसे क्लास ले रखी है, ये बात मैंने वहां पढ़ा रखा है। तो स्क्वायर का बेसिक रूल जिन्होंने क्लास नहीं ले रखी है उनको इतना तो पता होना चाहिए। और फिर अब इस बात पर अपने सवाल पर आए। तो जो हिस्सा हमने सीखा है, थोड़ी आवाज मेरी भारी है क्योंकि सर्दी का मौसम है और गले की हालत खास्ता चल रही है, बट आई होप सो कि आप इसको इग्नोर करेंगे, बट फिर भी चलिए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां जब स्क्वायर की बात दिखती है तो मेरे पास इस सवाल में मेरे लिए एक दायरा तय होता है कि अगर मेरे पास सवाल इसी हिस्से का होता, या यूं कहें इतनी ही दूर इसी दायरे में होता, तो शायद हमने जो अभी अभी एक रूल सीखा है वो हम इंप्लीमेंट कर लेते। यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि मेरे पास ये सवाल इतना ही होता, आई होप सो सबको ये दिख रहा है कि मेरे पास अगर सवाल इतना ही होता, तो अभी अभी हमने एक रूल बताया कि आप इधर 1 2 3 1 2 3 कर कर आप अपना एक ट्रिक लगा लेते कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, और इसको आप ऐड कर लेते और आंसर बता देते 14 है। बट समस्या यह है कि आपको इतना सवाल दिया ही नहीं गया, आपको और भी हिस्से दिए गए हैं, लेकिन वो पूरे हिस्से में रूल लग नहीं रहा। तो मैंने अपनी क्लास में ये बात बार बार जोड़ी हुई है कि जब आपको लगे कि आपका रूल नहीं लग रहा तो कितने दायरे में लग रहा है। जिन्होंने क्लास ली है उनको पता होगा, चीजों को बांटना, टुकड़ों में देखना, इस पर हमने बात की थी। तो यहां पर भी मेरे इस सवाल के अंदर स्क्वायर गिनने की बात है, वर्ग गिनने की बात है, तो इसमें यह हिस्सा ऐसा है जिस पर हम रूल लगा सकते हैं, पिंक हिस्सा। बाकी के हिस्से को हम जरा दूसरे कलर से कर देते हैं। मान लीजिए मैं इसका आउटर हिस्सा ब्लैक ही मान लेता हूं, तो एक हिस्सा पिंक है, इसके बाहरी हिस्से को मैंने ब्लैक से मान लिया। तो इस हिस्से में यानी कि पिंक वाले हिस्से में आपका रूल लग गया और आपने पिंक वाले हिस्से में बता दिया कि कुल 14 है। बाहरी हिस्से की अगर बात करें तो बाहरी हिस्से में 1 2 3 4
4 छोटे ट्रायंगल, यानी कि मैं छोटे स्क्वायर, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये 1 2 3 4, ये वो हिस्सा है जो केवल बाहर है, उसका पिंक से कोई लेना देना नहीं। पिंक कलर वाला 14, उसके बाद का हिस्सा जो है 4 बाहर। तो आप इसके आउटर वाले हिस्से में मुझे 4 बता रहे हैं। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो कुछ स्क्वायर, जैसे अगर मैं बात करूं ये स्क्वायर ऐसा बना है जो बाहर वाला हिस्सा और पिंक वाले हिस्से से मिलकर बना है इस कोने में, यानी कि बाहर वाला टुकड़ा इतना और पिंक वाला इस टुकड़े को जोड़कर एक स्क्वायर बन रहा है। तो ऐसा ही एक स्क्वायर ये भी बन रहा होगा जिसमें बाहर वाले टुकड़े और पिंक वाले टुकड़े की जरूरत है। तो जब भी आपके पास पिक्चर आता है, मैं बार बार कहता हूं कि आप उसको टुकड़ों में बांट देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप उसे टुकड़ों में बांटते हैं और इस टुकड़े के हिस्से की बात कर रहे हैं जहां आप रूल लगा रहे हैं उसमें 14, इसके बाद बाहर के हिस्से में आपने बताया 1 2 3 4, तो 14 और बाहर आपने बताया 4। अब आप उसकी बात कर रहे हैं जो आप अलग अलग टुकड़े बांध के बैठे हैं, यानी अंदर वाला हिस्सा अलग और बाहर वाला हिस्सा अलग, इसको मिलाकर 1 और ये 2, तो इस कोने में 2। ऐसा ही आप इस कोने की बात अगर करते तो इस कोने में भी आपके पास ये 2 कहलाते, और आप ऑब्जर्व कर पाएंगे तो ऐसा हर कोने में आपके पास 2 होगा। इस कोने में भी आप 2 की बात करेंगे यूं, और फिर सिमिलरली आप इस कॉर्नर में भी 1 और यहां से बढ़कर मैं ड्रॉ ही कर देता हूं, यानी आप इसकी बात कर रहे होंगे ये 1 है और ये 2 है। तो कुल मिलाकर हर कॉर्नर में आपके पास 2, और इन द लास्ट वन एक बड़े वाला हिस्सा जो है, यानी कि अगर मैं फिर से देखूं, इन शॉर्ट करूं, तो इस दायरे में आपके पास एक रूल लगा 14, बाहर में 1 2 3 4 और एक बड़े वाला हिस्सा भी आप मान सकते हैं, तो 5। तो आपने कहा अंदर में 14, बाहर 5, और उसके बाद हर कॉर्नर में 2, यानी ऐसा, तो 2 यहां, 2 इस कोने में, 2 इस कोने में, 2 इस कोने में, तो ऐसे 8। और अब आपके पास टोटल आंसर 14 5 19, 19 और 8 टोटल 27, और आपका इसका आंसर हो जाएगा 27। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा बढ़ते हैं क्योंकि अभी तक हमने 3 सवाल ही किए हैं। ये बहुत सिंपल सा सवाल है, हमेशा कहता हूं क्लरिकल एप्टीट्यूड है, बहुत सिंपल। डिक्शनरी ऑर्डर, और डिक्शनरी में आपको पता है कि जो अल्फाबेट, यानी कि आप ए से जेड तक पढ़ते हैं, तो ए अगर पहले आता है तो डिक्शनरी में ए भी पहले आएगा। तो यहां भी आप जब एक साथ 5 को देखने लगेंगे तो शायद आपकी उलझन बढ़े। मैं हमेशा कहता हूं एलिमिनेशन, क्योंकि एग्जाम स्पीड वाला मुद्दा है। जैसे यहां मुझे पहले स्थान पर 2 2 2 और 1, यानी कि मुझे पहले स्थान की मारामारी इस बात पर है कि 1 और 2 में पहले कौन आएगा। तो मैं देखूं अल्फाबेट में ई एन, तो ई और एन तो मेरे लिए पहले बराबर है। यहां है एफ और यहां है डी, तो एफ और डी अल्फाबेट में डी आएगा चौथे नंबर पे, एफ छठे पर, तो डी पहले आएगा। यानी ये तय हुआ कि 1 और 2 में एक कभी भी पहले तो नहीं आएगा, यानी ये हट गया। तो हमेशा पहले पर 2 आएगा, दूसरे नंबर के लिए कंपटीशन 1 के बीच है, 1 है। तीसरे नंबर पर यहां 5 3 और 4, तो मैं एक बार में 2 को देखता हूं, 5 और 3, ई एन जी यहां तक तो बराबर। एल और आर में एल पहले आएगा, यानी 5 कैंसल, यानी कि 3 आएगा। 3 और 5 में पहले 3 आएगा। यहां पर 3 और 4 है, तो 3 और 4 की पोजीशन में देखते हैं, ई एन जी, लेकिन यहां ए है और यहां एल है, तो 3 भी कैंसल, और आपके लिए आंसर हो जाएगा डी। यानी कि पूरा का पूरा सवाल ऐसा नहीं कि बैठ के आप पूरे को अरेंज करिए फिर बनाइए, ये आपके नजर का फेर है कि आप देखकर भी सवाल को बना सकते हैं, और इसमें बहुत टाइम लगेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल है सीरीज का, और फिर से मैंने जैसा बोला कि मैं बहुत टाइम नहीं दूंगा, और मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनसे जो ये सवाल पहली बार देख रहे हैं कि वीडियो को पॉज करिए, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि सर वीडियो लंबी मत करिएगा, हम सवाल देखते हैं टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मेरी तो पिछली बार वीडियो लंबी इसलिए हो गई क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप रोकिए, बनाइए और फिर टाइम लगाइए। तो आई होप सो कि आप खुद से रोक के बनाएंगे, पॉज करिए, बनाइए, और फिर मैं ट्राई करते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यह बात हुई कि सीरीज, जब मैंने नंबर सीरीज पढ़ाया तो सीरीज की कुछ खास बात बताई, प्रैक्टिस भी करवाई,
ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि अगर सीरीज में नंबर बहुत छोटे सा नंबर बहुत बड़े के रूप में आ जाए तो ऑब्वियस है कि ये मल्टीपल लगा होगा और ऐसे सवाल अनुमान से बनाए जाएंगे। तो मैं देखूं तो लगभग कितने गुने के आसपास, तो ये मुझे लगभग 4 गुने के आसपास, क्योंकि 6 चौके 24, लेकिन 24 में से एक कम होगा तभी 23 होगा। 6 चौके 24, उसमें से एक कम। अगली बार भी देखूं तो गुना 4 ही है, क्योंकि 20 चौका 80 और 3 चौके 12 यानी कि 92। 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 हो जाएगा, तो -2 इस बार करना पड़ा। तो गुना 4, तो मैं अगर इसको भी 4 से 90 को मल्टीप्लाई करता 4 से, तो 4 × 36 360, और उस बार माइनस करना पड़ता 3। यानी कि एक पैटर्न सा बना कि पहले से दूसरे पर आने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 -1, मल्टीप्लाई बाय 4 -2, मल्टीप्लाई बाय 4 -3। तो अगली बार मुझे मल्टीप्लाई बाय 4 -4 करना पड़ेगा। तो मेरे लिए ये सवाल बना कि 357 मल्टीप्लाई बाय 4 -4 जो आएगा -4, वही मेरा आंसर होगा। तो करते हैं। तो 7 चौके 28, यूनिट डिजिट पे 8 -4, तो यूनिट डिजिट पे 4, और यहाँ पर 4 तो सबों में है, फिर भी 7 चौके 28 8, 7 चौके 28 8, बाकी 2, 5 चौके 20, 2 22, ठीक है, बाकी 2 4 12, 2 14, और 1424 आंसर आपका हो गया। बहुत सिंपल सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। डायरेक्शन बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत इजी, बहुत इजी इसलिए कि कोई सा एग्जाम नहीं है इसमें ना आता हो। देखिए भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बड़ा रिकॉर्ड करते वक्त हमेशा आपकी याद जरूर आती है, क्योंकि जिस ढंग से मैं क्लास में पढ़ाता रहा हूँ, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, तो वो कमी पढ़ाते वक्त तो फील होती है। तो मैं चाहूँगा कि इस कमी को आप दूर करें एज ए कॉमेंट वे में। तत्काल इस सवाल के साथ फिर से बोला गया है कि अली का घर ईस्ट की ओर फेस किया जा रहा है। अली का घर का मुख पूर्व की ओर, यानी ये तय है कि अली का घर जो है उसका मुख ही पूर्व की ओर है। अब 15 किलोमीटर अपने घर से चलकर वो बाएं मुड़ा, तो 15 किलोमीटर घर से निकला तो चला 15 किलोमीटर। हम ये मान लेते हैं कि घर ईस्ट की ओर है तो वो ईस्ट की ओर चला होगा। अच्छा, जिनको ईस्ट वेस्ट में दिक्कत हो उनके लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, हमेशा ध्यान रखेंगे कि राइट साइड में ईस्ट, और जिनको दिक्कत हो वो अंग्रेजी का वर्ड अगर वी भी ध्यान रखें तब भी उनको वेस्ट और ईस्ट में दिक्कत नहीं आएगी। और जिनको ये अंग्रेजी पढ़ना पसंद नहीं है, हिंदी वाले पप्पू याद रखिए, पश्चिम पूरब। अब ठीक है, चलिए आते हैं। तो पहली बात आई कि 15 किलोमीटर अपने घर से चला और बाएं मुड़ा, और बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो घड़ी में 3 बजे की सुई है, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा और फिर वो 20 किलोमीटर चला। फिर वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। अंत में वह बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। तो यहां से फिर बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, इसका डायरेक्शन यही हो जाएगा। अब बोला गया है कि वह अब अपने घर से कितनी दूर है। तो यहां पर जब दूरी निकालने की बारी आएगी तो यहां दूरी निकालने के नाम पर उसका घर, अगर आपने यहां से शुरुआत की है तो आपसे इस दूरी की बात की जा रही है। और हमने बात की है अपनी क्लास में कि जब भी आपसे तिरछी दूरी पूछी जाएगी आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, यानी ऐसा कि आप एक इमेजिनरी लाइन बनाइए ऐसा, तो आपकी नजर में ये एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना तब तो आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि ये दूरी 15 और ये नीचे ऑलरेडी 15 है, तो ये कुल जमा 30 और ये 20 और ये 20, तो ये दूरी हो गई 40। और आपको मालूम है कि ये 40 होगा, ये 30 होगा, तो ये दूरी 50 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। जहां आपको ये मालूम है कर्ण जो तिरछी दूरी होती है वो परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर, यानी कि ये है 40 का स्क्वायर, ये है 30 का स्क्वायर, तो ये 1600 प्लस 900, तो ये 2500, एच स्क्वायर इक्वल टू 2500, तो एच इक्वल टू 50। और ऐसे भी ट्रिपलेट की 3 4 5 ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए, तो डायरेक्शन के बाद अगले सवाल पे चले। चलिए,
फिर से ये एक सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता जा रहा हूँ, पॉज बनाइए फिर वीडियो आगे कंटिन्यू करिए। और जिन लोगों ने क्लास ले रखी है, जिन्होंने टेस्ट दे रखा है, उनको तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो तो सीधा सवाल बनाएंगे। चलिए, और मैं थोड़ी जल्दी में हमेशा रह रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना हो जाए, आप सारे सवाल डिस्कस कर पाएँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल छूट ना पाए ऐसी कोशिश हो। हर एक की अपनी अपनी डाउट होती है। बोला गया कि 6 पर्सन है और 2 रो में है, तो 2 कतारों में बैठने की व्यवस्था अगर 6 लोगों की है तो ऐसी। हमने बात कर रखी है कि जब भी कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर देखता है, जब भी कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर देखता है, तो लेफ्ट और राइट के मामले में हमने बात की है कि अपनी तरह, यानी ऐसा कि ये राइट और आपका लेफ्ट, आपका लेफ्ट, तो यानी कि यहाँ राइट और ये लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट और ये राइट, यही बात हुई थी। फिर बात हुई Q इज नॉट एट द एंड ऑफ द रो, Q कतार के बीच में नहीं है, तो सॉरी कतार के एंड पे नहीं है, अंत में नहीं है, तो Q यहाँ यहाँ कहीं भी Q नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि Q किसी लाइन के बीच में ही है, तो वो ध्यान रखेंगे, ये किनारे में नहीं है तो बीच में है। चाहे तो आप इधर बीच में रख लीजिए, इधर बीच में रख लीजिए। मान लीजिए 2 कंडीशन ले लेते हैं, Q ऐसा भी हो सकता है, Q ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं, P और R के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो P R के बाएं दूसरे स्थान पर, तो P जहां भी है वो R के बाएं दूसरे स्थान पर, तो P R के बाएं दूसरे स्थान पर है। बाएं अभी मैं मान के चल रहा हूं कि अगर ये नॉर्थ की ओर होता तो R के बाएं दूसरे स्थान पर है। Q P का R के बाएं दूसरे स्थान पर, Q का पड़ोसी O P के विकर्ण के सामने है, यानी यहां O is a neighbor of Q and sitting diagonally opposite of P। तो O के बारे में बोला गया कि वो P के डायगोनली अपोजिट है। सोचिए अगर मैं इसको यहां देता R और P, और O के बारे में आप कह रहे हैं डायगोनली, विकर्ण के रूप में अपोजिट, तो R के एक घर छोड़कर P और उसके विकर्ण के रूप में अपोजिट है, तो ये तो तय है कि O और Q एक ही भुजा पर है। तो यहां भी अगर मैं लेता तो यहां लेफ्ट इधर होता तो R P और इसके डायगोनली O होता। एन आर का पड़ोसी है, तो एन आर का पड़ोसी है तो ऐसा, और एक नाम बचा हुआ है एम, तो चाहे डायग्राम ये बनाइए या ये बनाइए, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सवाल है एन के सामने कौन है, तो एन के सामने कौन आ रहा है, दोनों ही डायग्राम में एन के सामने क्यू आ रहा है। तो बहुत इजी सवाल था, कुछ इसमें करना नहीं था, बस पढ़ना था और लिख देना था। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको पढ़ने के क्रम में, सीखने के क्रम में, बताने के क्रम में फिर भी कोई डाउट रह जाता हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर इसमें डाउट है, मैं वादा करता हूं कि मेरी टीम आपको इसका जवाब देगी और मैं खुद भी आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा। फिर से दूसरा सवाल नेक्स्ट, और पॉज थोड़ा दिखने में लंबा है लेकिन है सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल, आसान सा ही है। चलिए ट्राई करते हैं। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। यहां बोला गया कि 7 वॉलीबॉल प्लेयर वी सीटेड बेंच आफ्टर स्पेशल लंच, स्पेशल खाने की बात हो रही है और 7 लोग वहां बैठे हैं। ठीक है भाई, 7 लोगों को बिठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, A and G have to leave the lunch early and so much seated extreme right। इन दोनों को बहुत जल्दी है। यहां बोला गया A और G समय से पूर्व भोजन छोड़कर जाना है उनको, इसलिए वो बिल्कुल दाएं बैठेंगे। तो बिल्कुल दाएं का मतलब एकदम राइट, तो यहां A या G कोई बैठा होगा, ये क्लियर नहीं बता रहा, लेकिन A और G दोनों को इसी एंड पे बैठना है। P एक विशिष्ट खिलाड़ी की ट्रॉफी प्राप्त करके बीच में बैठता है। यहां भी बोला गया कि बी विल रिसीव द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ट्रॉफी सो मस्ट बी इन द सेंटर, यानी कि बी की बारे में बात हो रही है कि बी एकदम सेंटर में है। मान लिया भाई सी और डी कड़वे प्रतिद्वंदी हैं, सी एंड डी आर बिटर राइवल, इसलिए उन्हें अलग अलग बैठना चाहिए। देयर मस्ट बी सीटेड फॉर अपार्ट पॉसिबल। अब अगर ये कुर्सियां खाली हैं और सी और डी को एकदम दूर बिठाना है, तो एकदम दूर बिठाने के नाम पर एक को यहां बिठा देते हैं और एक को सी और डी,
डी और डी में कोई यहां बैठ जाए और दूसरा यहां बैठ जाए, तभी इनके बीच सबसे अधिक दूरी होगी, मान लिया भाई। तो अब पूछा गया कि कौन सा युग्म बी के दोनों ओर सीटों पर नहीं बैठ सकता, आइदर साइड ऑफ बी नहीं बैठ सकता। तो यहां पर भी क्लियरिटी नहीं है, तो यहां पर मेरे लिए ई और एफ में कोई बैठ सकता है, यानी इस बार कंफर्म जवाबदेही आपको या कंफर्म अरेंजमेंट नहीं बताई गई। और ये पूछा जा रहा है कि इसमें जो दिया गया ऑप्शन है बी के दोनों ओर कौन नहीं बैठ सकता, तो आप ऑप्शन की हेल्प लें, क्योंकि कंफर्म कुछ भी नहीं। एफ और डी, तो यहां दिख रहा है कि एफ और डी बैठ सकते हैं भाई, एफ और डी आइदर है। डी और ई, डी और ई भी हमारे पास पॉसिबल है, लेकिन जी कभी भी, जी एक नाम है, ई तो पॉसिबल है, लेकिन जी के बारे में शुरू में ही बोल दिया गया था वो किनारे में बैठेगा, तो जी एक किनारे में होने के कारण वो कभी भी बी का पड़ोसी नहीं है, तो एक ऑप्शन तो यहां है। अगला ऑप्शन है सी और सी और एफ की भी संभावना है। तो मैं कंफर्म आंसर नहीं दे पा रहा, लेकिन चूंकि एग्जाम में आंसर एलिमिनेट करना होगा, हटाना है, तो मेरे पास ये तय है कि इस बचे हुए आंसर में इसी को चुन पाऊंगा, और उसकी वजह है जी, क्योंकि जी एक किनारे पर पहले से है, तो वो कभी भी बी के पड़ोस में नहीं जा सकता। तो जी की प्रेजेंस के कारण ये आंसर है। कंफर्म तो बताने वाले ने ही बताया नहीं, तो हम कहां से बताएं। ठीक है, आई होप सो मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फिर से आपके पास एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और मुझे लगता है इसमें बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ते ही दिख रहा है आर एस। अगर आप सिंपल अल्फाबेट भी याद करते हैं, तो अल्फाबेट में यानी ए बी सी डी पढ़ते वक्त आर पढ़ते ही आर के अगला लेटर क्या होगा, एस। ई एफ जी एच यू वी एल एम ए बी टी यू ई एफ, यानी हर लेटर का अगला लेटर, यानी कहिए किताबी भाषा में कहें तो उसकी पोजीशन में +1, कि भाई आर है 18 नंबर पे, तो उससे एक ज्यादा एस 19 नंबर पे, लेकिन वो पहले है तो वो लास्ट में, यानी लिखने वाले ने इसको रिवर्स में लिखा, ऐसा कह सकते हैं। अगर मैं आपको किताबी भाषा की बात करूं, यही है, तो मेरे लिए ये चीजें यूं लिखी गई हैं, ये किताबी भाषा हुई कि +1, ई के लिए एफ, टी के लिए यू एंड सो ऑन। तो यही बात अब शोल्डर के लिए करनी है। तो मैं बार बार कर रहा हूं कि कभी भी आंसर एग्जाम में बनाना नहीं होता, आपको केवल एलिमिनेट करना होता है। तो आर के लिए एस चाहिए, सबों में है। मुझे ई के लिए एफ चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया। अगला डी के लिए ई चाहिए, एल के लिए एम चाहिए, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पूरा बनाने की जरूरत नहीं होती, केवल एलिमिनेट करना होता है, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में टाइम भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगला सवाल है मैथमेटिकल इक्वेशन का। तो ये कह रहा है कि कौन से सिंबल को इंटरचेंज किया जाए तो ये आंसर आ जाए। यहां पर इक्वल के बाद, और इक्वल को नहीं चेंज करना, हर बार ऑपरेशनल वैल्यू को, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसा ही कुछ चेंज करना है। और इस वाले टॉपिक में हमेशा मैं बात करता हूं कि आपको बोर्ड मास पे बात करनी है। बोर्ड मास यानी कि पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, आपने पढ़ा है। तो जहां भी आप जब सॉल्व कर रहे हो तो पहले डिवाइड वाले को वैल्यू दें, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप बहुत जगहों पे चीजें आसानी से कर पाएंगे। तो इसने कहा कि क्रॉस और डिवाइड आपस में इंटरचेंज कर जाए पहला। तो ऐसे वाले केस में मैंने बताया हुआ है क्लास में कि ये करके देखना पड़ेगा। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई, यानी कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाए और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ जाए। तो पहला तो मोटा मोटी यही देखना पड़ेगा कि ये डिवाइड परफेक्टली होता है, क्योंकि यहां एक परफेक्ट नंबर है। तो ऑफ कोर्स 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हिस्सा 3 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे 8, और ये मैं ओरली ही कर पाऊंगा, क्योंकि जैसे मैं यहाँ डिवाइड लगाऊंगा तो ये हो गया 3, यहाँ मल्टीप्लाई तो ये हो गया 8, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 5, और 18 और 5, सॉरी 1 मिनट, ये आपके पास मल्टीप्लाई होने के कारण 8 है, और ये आपके पास 7 या 21 -3, तो यहाँ पर हो गया 5, और ये 16 है, तो 16 और 5 21, यानी कि पहला ही सवाल है। तो दूसरे पर हम जाएं क्यों, आई रिपीट,
यहां पर बोला गया कि मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में इंटरचेंज, तो सबसे पहले आप इस पर ध्यान देंगे, डिवाइड वाले पर। और डिवाइड के कारण यहां का हिस्सा आपके पास कन्वर्ट हो गया 3 के रूप में, और ये हिस्सा उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया आपके पास 8। और यहां मैं इसको सॉल्व करता तो 8 में से 3 गया, तो आपके पास हो गया 5, और 16 और 5 21, और यही मेरे लिए आंसर हो गया। तो ये इजी है, इसलिए इस पे टाइम देने का कोई मतलब ज्यादा है नहीं। वेन डायग्राम का सवाल है, फिर से मैं बार बार रिक्वेस्ट करके चल रहा हूं, वीडियो को पॉज करिए, बनाइए, फिर पूछिए तत्काल। जिन लोगों ने बना रखा है उनके लिए इसमें बोला गया कि एक परीक्षा है, यानी कि अगर मैं बात करूं, ये हिंदी की परीक्षा ले लेते हैं, ठीक है, और साथ में बात हो रही है इंग्लिश की परीक्षा, और बात हो रही है अनुत्तीर्ण यानी कि फेल स्टूडेंट की। तो मैं इसको कह सकता हूं फेल इन इंग्लिश, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर बनाया है मैंने ये सोच के बनाया कि जितने भी फेल इन इंग्लिश, और ये जो रेड वाला है इसको आप डायग्राम के रूप में ले लीजिए, फेल इन हिंदी, ठीक है। अब आए सवाल पर, तो मेरे पास सवाल कहता है कि 42% छात्र हिंदी में फेल हो गए। तो हिंदी में जो फेल हुए हैं वो रेड कलर से है, यानी कि 42 पूरे के पूरे, जो भी रेड कलर में जाएंगे वो कुल परसेंटेज की बात हो रही है। तो मैं 100 में 42 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में फेल हैं, और हिंदी में फेल को हमने रेड सर्कल से बनाया है, तो 42 बच्चे उस रेड सर्कल में बैठेंगे। अगली लाइन है कि 52 फेल इन इंग्लिश, यानी कि 52 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल कर गए, तो वो इंग्लिश के सर्कल में बैठेंगे, यानी कि ग्रीन वाले सर्कल में। और साथ साथ बोला गया कि 17 लोग ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं, और ये परसेंटेज है, तो 100 का मैं मान लेता हूं कि टोटल मेरे पास 100 लोग हैं, तो 100 में 42, 100 में 52 और 100 में 17, 100 में ही को तो परसेंटेज कहते हैं। तो यानी कि ऐसा। अब मेरे लिए यहां कि अगर इस पूरे हिस्से में, इस पूरे रेड वाले में 42 आने चाहिए थे, यहां 17 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इस हिस्से में कितने, तो आपका जवाब होगा 42 में से 17 घटा दीजिए, क्योंकि पूरे हिस्से में 17 आने चाहिए थे, यहां ऑलरेडी 40, पूरे हिस्से में 42 आने चाहिए थे, सॉरी, पूरे हिस्से में 42 आने चाहिए थे, यहां 17 ऑलरेडी हैं, तो 17 हटा दिया, तो आपके पास 22 और 3 25, 22 और 3 25, हाँ 7 5 बार, ठीक है। यही बात कि इस पूरे ग्रीन कलर में 52 आने चाहिए थे, पूरे ग्रीन कलर में 52 आने चाहिए थे, और यहाँ 17 ऑलरेडी है, तो यानी कि इस बार यहाँ वाले हिस्से के लिए 52 में से आप 17 घटा देंगे, यही होगा। तो यहाँ हो गया 32 और 3 35। यानी अगर देखा जाए तो अब इस सिनेरियो में कि कुल 100 लोग, क्योंकि बात परसेंटेज की चल रही है, बात परसेंटेज की है, और कुल 100 लोगों में इतने लोग हैं जो अलग अलग तरीके से फेल हो गए। यहां वाले लोगों को हम कह सकते हैं कि केवल हिंदी में फेल है, केवल अंग्रेजी में फेल है, और ये दोनों में फेल है, तो फेल तो है। तो अभी अगर मैं टोटल बात करूं कि टोटल कितने लोग फेल दिख रहे हैं, तो मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो 25, यानी कि 25, 35, 40, 60 और 77, यही कह सकते हैं, यानी कि 40, 20, 60, 70, 70। तो अब आपको कुल कितने लोग फेल दिख रहे हैं, तो आपका जवाब होगा 77। और आपसे सवाल पूछा गया कि दोज हु पास इन बोथ सब्जेक्ट, बात परसेंटेज की थी, कुल 100 लोग थे, और 100 लोगों में 77 फेल हो गए हैं, तो बचे कितने लोग हैं, तो आपका जवाब होगा 23, और 23% लोग दोनों में पास कर गए, ऑप्शन नंबर ए। ये तो सिंपल मैथ्स है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। मैं फिर भी बात कर रहा हूं कि अगर कुछ भी मेरी बात समझ में ना आए, किसी सवाल में फिर भी दिक्कत हो जाए, आप कमेंट में लिखिए, मैं वादा करता हूं कि आपके सवाल का जवाब दूंगा। जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए अलग से रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा। तो आई होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, और ये सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चलिए तत्काल अगले सवाल पे आए।
हाँ, ये कोडेड रिलेशनशिप है और बहुत इजी सवाल है, बहुत ही इजी। देखते हैं। यहां अगर बात करें तो पहली बात तो मैंने जब ऐसे सवाल में जब कहा कि नीचे ऑप्शंस इक्वेशन में हो तो आप एलिमिनेट करेंगे, बट यहाँ बहुत बड़े सवाल है नहीं, फिर भी सवाल के रूप में है कि एम आर का मामा है। एम आर का मामा है तो एम को एक पुरुष होना चाहिए, तो मेरे पास एम के बाद बगल लिखा है क्रॉस। क्रॉस का मतलब है ब्रदर, पुरुष है। एम के बगल में लिखा है डिवाइड, तो फादर, ये भी चलेगा। एम के बगल में लिखा है प्लस, प्लस का मतलब है पी इज सिस्टर। तो मैं इसको क्यों देखूं, क्योंकि अगर प्लस का मतलब है पी इज सिस्टर तो प्लस के इधर जो भी है वो बहन है, तो प्लस के इधर यहां भी एम बहन है, यानी एम एक महिला है, और एम महिला है तो एम मामा नहीं हो सकती, इसलिए ये कैंसिल। और ऑल्सो भी मेरे पास एक एलिमिनेट तो तरीका था, जेंडर और एक जनरेशन, अभी उस पर नहीं जा रहे, मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास में जेंडर और जनरेशन, बट ये सिंगल क्वेश्चन है तो एक पहला छोटा इक्वेशन है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। क्रॉस आपके लिए मतलब रखता है ब्रदर, क्योंकि क्रॉस का मतलब है पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, पी क्यू का भाई है, तो यानी कि अब एम आर एम टी का भाई है, तो हम भाई के लिए लिखते थे कि वो पुरुष है तो इसलिए प्लस, और भाई है इसलिए बराबर पीढ़ी। माइनस का मतलब हमने पढ़ा है, माइनस का मतलब है मदर, माँ है, तो इसको हम पढ़ेंगे कि टी आर की माँ है, तो टी माँ है इसलिए महिला है, और माँ है इसलिए एक पीढ़ी ऊपर। और अब ये लाइन की एम आर के मामा है, ऑफ कोर्स इसकी माँ का भाई, यानी माँ के भाई को हम मामा ही तो कहेंगे, तो यहीं पर दिख गया, इसलिए ये आंसर पहला सही है। ये बहुत इजी सवाल था, बहुत ही इजी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाँ, ये भी बहुत इजी सवाल होते हैं। ऐसे सवालों में हमेशा कहता हूं कि आप पहले हिस्से को गिनिए, जस्ट लाइक इसको पहले अपने लिए पेज दे देते हैं। आई। ऐसे सवाल को जब भी बनाया जाता है तो कई तरीके बता रखे हैं क्लास के अंदर, बट अभी मैं क्लास के रूप में नहीं सोचूंगा, क्योंकि इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्लास में इसको बहुत डिटेल से बताया था। पहली बात तो मैंने कही थी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कुल 20 है। तो मेरा दिल कर रहा होगा इसको 4 या 5 में बांटने के लिए, और मैंने कहा था कि प्रेफरेंस मिनिमम को ऑल्सो लेटर के रूप में भी मुझे ए बी सी डी, यही लेटर बार बार दिख रहे हैं, तो मैं ए बी सी डी को लेकर 4 के रूप में अगर बांटूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि यहां ए बी सी डी चाहिए, जिसकी इसमें सी की कमी है। यहां मुझे ए बी सी डी होना चाहिए था, लेकिन यहां बी नहीं दिख रहा, तो जो नहीं दिख रहा उसकी कमी पूरी करते हैं, साइक्लिक मेथड जिन्होंने क्लास ली है। यहां भी ए बी सी डी के अकॉर्डिंग ए की कमी है, ए बी सी तो डी की कमी है, ए बी सी डी। और मेरे लिए आंसर के रूप में अगर यहां देखें तो हर बंच में ए बी सी डी की कमी थी, मैंने वो पूरी कर दी, तो आंसर मेरे लिए सी बी ए डी बी, ऑप्शन नंबर बी है। आई होप सो कि ये भी बहुत इजी सवाल था, आपका टाइम इसमें लगा नहीं होगा, और ये सवाल बहुत इजी रहा। चलिए नेक्स्ट सवाल है सेलुलिज्म, और बहुत ही इजी सवाल है। पहले मैं अपने मेथड से बता देता हूं, फिर मैं डायग्राम से बता देता हूं। ऑल फिश आर ग्रे और सम फिश आर हैवी, तो जिन्होंने मेरे मेथड से पढ़ा है, पहले मैं अपने मेथड से बता देता हूं फिर डायग्राम से आता हूं, तो उनके लिए कॉमन टर्म फिश है, यानी आप इसको ऐसे पढ़ रहे होंगे, यानी कि जिन्होंने मेरी क्लास ली है उनको ये दिखते ही सीधा सी दिखा, और मैंने क्लास में कहा था जो सीधा, अगर वो सीधा तो हम उल्टे, और उल्टे की परिभाषा ये होती कि सम प्लस ऑल। और याद करिए क्लास वाले लोग, सम प्लस ऑल के केस में सभी सम वाले कंक्लूजन सही, बाकी सब गलत, यानी कि मेरे मेथड से अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो सिंपल केवल रीड आउट करके ही आप आंसर दे पाएंगे। चलिए, जिन लोगों ने, यानी कि इसका आंसर नाइदर वाला होगा, जिन लोगों ने मेरा मेथड नहीं पढ़ा उनके लिए डायग्राम देखते हैं। थोड़ा इसको फिर छोटा करते हैं, डायग्राम के लिए स्पेस थोड़ा बना ले।
ये बोला गया ऑल फिश आर ग्रे, तो मेरे लिए ये फिश है अगर, और जितने भी फिश हैं उसको ग्रे होना है, मान लिया भाई। एंड सम फिशेस आर हैवी, तो फिश को हैवी होना है, कुछ फिश हैवी है, मान लेते हैं ऐसा ही। ऑल हैवी फिश, तो क्या ये हैवी, ऑल हैवी फिश आर ग्रे इन कलर? नो, ऑल हैवी फिश आर ग्रे इन कलर। अभी ऑल हैवी फिश आर ग्रे इन कलर दिख रहा है, बट आपके कई तरीके हो सकते हैं जब आप सम को, जो लोग कंट्राडिक्शन में होंगे उनके लिए, जिनको ये डायग्राम दिख रहा है कि सम फिश आर ग्रे, ऑल फिश आर ग्रे, तो ऑल फिश आर ग्रे, उनके लिए एक तरीका ये हो सकता था। और हैवी, ये बोला गया सम फिश आर हैवी, तो सम फिश आर हैवी के नाम पर मैं बहुत बड़ा हिस्सा ले सकता हूं हैवी। ये जो डायग्राम से बना रहे होंगे ये अनसर्टेन होता है, इसलिए कैंसिल है, ऐसे लीजिए। ऑल लाइट फिश आर नॉट, तो नॉट के मामले में तो ये भी बात बताई गई कि अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगा ही होगा, इसलिए दूसरा गलत कर दीजिए। तो दैट्स वाई इसका आंसर होगा नाइदर वन नाइदर टू फॉलोज। चलिए, क्यूब, हाँ इसको समझाना पड़ सकता है, देखते हैं यहां पर। बोला गया एक क्यूब जो है वो 9 सेंटीमीटर का है, यानी ऐसा। इसकी कुल लंबाई 9 है और इसको 3 इंच वाले क्यूब में काटा गया, तो 9 इंच को अगर 3 इंच के क्यूब में काटा जाएगा तो ये 3 3 6 3 9, ये अगर पूरी लंबाई 9 है तो 9 इंच के क्यूब को 3 इंच में काटा जाएगा, तो आपके पास लंबाई के 3 टुकड़े, ऐसे ही चौड़ाई के 3 टुकड़े और ऐसे ही ऊंचाई के 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो यही बात कही गई कि एक 9 इंच का क्यूब है, एक पूरा का पूरा बड़ा सा क्यूब है, उस 9 इंच के क्यूब यानी पूरी लंबाई 9 इंच की, उसको 3 इंच के क्यूब में बांटा गया, मान लिया भाई, ठीक है। ऑल द स्मॉलर क्यूब्स आर अरेंज इन वन स्ट्रेट लाइन। अब पहला सवाल तो यह है कि कुल कितने क्यूब होंगे, तो ऑल द क्यूब अरेंज इन स्ट्रेट लाइन तो बाद में, पहले कुल कितने क्यूब होंगे। तो जिन्होंने पढ़ रखा है उनको पता चल गया होगा कि एन यहाँ 3 है, तो कुल के लिए 3 का क्यूब यानी कुल 27 होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए डायग्राम वाइज, क्योंकि एग्जाम में मैं डायग्राम को प्रेफर करूंगा नहीं, ये समझाने के लिए, वरना सवाल पढ़ते ही आपको दिख गया होगा एन 3 है और टोटल नंबर ऑफ क्यूब 3 का 27 है। तो यहां पर अगर देखें तो इस लाइन में 3 पीस, यहां भी 3, यहां भी 3, तो 3 3 ये आपके 3 लाइन, तो आप कहते हैं कि 3 गुना 3। और ऊपर पे ऐसे ऐसे लेयर वाइज अलग अलग, इस लेयर में 9, इस लेयर में 9, इस लेयर में 9, तो कुल मिलाकर 27 पीस है। लेकिन इसने सवाल कराया कि अगर उनको एक अरेंज किया जाए एक स्ट्रेट लाइन में, यानी ऐसा कि इन क्यूब को अगर मैं निकाल लूं और इनको मैं अरेंज कर दूं एक स्ट्रेट लाइन में, ऐसा एक क्यूब रखा, इसके बगल में मैं एक दूसरा क्यूब रख दूं, फिर इसके बगल में एक तीसरा क्यूब रख दूं। ये कह रहे हैं कि ऐसे क्यूब को मैं अगर अरेंज कर दूं स्ट्रेट लाइन में तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा, तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, उसका आकार क्या होगा। तो यहां दिख रहा है कि लंबाई तो 3 रहेगी, ऊंचाई भी 3 रहेगी, लेकिन चौड़ाई, या यूं कहें यहां से जो साइज होगा वो ऐसे 27 पीस होंगे। और एक की लंबाई आपने 3 रखी थी, क्योंकि 3 इंच में बांटा तो ये 3 में रखी है, तो ऐसे 3 के 27 क्यूब होंगे, तो ये 81 होगा। तो जो नया क्यूबॉइड बनेगा वो 3 इंटू 3 इंटू 81, यानी ऑप्शन नंबर 3 के साइज का होगा। क्लियर है? बहुत इजी सवाल था, तो आई होप सो ये समझ में आया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाते हुए, क्योंकि फिर से हम लेट हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। ये बोला गया कि कौन सी आकृति इसको पूर्ण करेगी, तो यहां पर आपको थोड़ा इमेजिनेशन ही करना है और कुछ भी नहीं, कि एलिमिनेशन भी करिए साथ साथ, कि ये लाइन ये कंप्लीट, यानी यहां पर वी होना चाहिए और ये वी सबों में है, तो इसमें हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे।
यहां अगर एक लाइन है तो ये लाइन यहां तक आनी चाहिए, क्योंकि हमने कहा था कि फिगर जो होता है वो मिरर इमेज तरह कैसे होता है। तो यहां अगर लाइन आपको दिख रही है तो ये लाइन यहां तक जाएगी, तो ये लाइन इसमें नहीं गई है। एक हाँ, मैं अगर यहां ड्रॉ कर दूं ऐसा, और इसके नाम पर आप इसको देखकर एलिमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमें, यहां पर ये भी ऐसा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये हिस्सा, अच्छा ये हिस्सा उसके साथ नहीं, ठीक है। तो आपके पास आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये इसको क्रॉस करेगी, दिस वन, ठीक है। चल, यहां भी सेम सवाल है कि यहां पर क्या पूरा करेगा। तो यहां दिख रहा है कि जब इस पिक्चर को कंप्लीट किया जाएगा तो ये डबल डॉट यहां भी आना चाहिए, तो यहां डबल डॉट है, यहां नहीं है, एलिमिनेट, यहां सिंगल डॉट है, एलिमिनेट। इन दोनों में देखें तो इन दोनों में अंतर आपको दिख रहा होगा, सेंटर पे। इन दोनों का अंतर मुझे यहां दिख रहा है कि यहां पर स्क्वायर अलग है और यहां पर दोनों में डॉट है सर्कल वाला। तो मैं इन दोनों को देखूं तो इनका एक पैटर्न सा है, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर। तो अगली बार स्क्वायर का कॉर्नर ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये कैंसिल हो गया। पिक्चर रीजनिंग बनिस्पत आसान होते हैं क्योंकि वो आपका टाइम बहुत बचाते हैं। यहाँ भी ये बोला गया कि ये पेपर फोल्डिंग की तरह है कि एक कागज का टुकड़ा है, यूं मुड़ा फिर यूं मुड़ा और उस पर ये कट कर दिया गया। तो अब कैसा दिखेगा, तो जिन्होंने क्लास ली हुई है उनको बताया हुआ है मिरर की तरह। तो यहाँ पर अगर ये है तो इसका मिरर इमेज यहाँ होना चाहिए, और यहाँ फिर वापस खुलेगा तो ये चार जगह इस कोने में होना चाहिए। तो ये बीच में तो नहीं हो सकता, इसलिए एलिमिनेट। ये दो नहीं हो सकता, इसलिए एलिमिनेट। इन दोनों की बात करें तो बीच में यहां पर एक क्रॉस है, तो ये खुलने के बाद बीच में ऐसा होगा, यहां ऐसा होगा, तो ये भी क्रॉस, और इसलिए आंसर। तो पिक्चर रीजनिंग बहुत एलिमिनेट करके ही आंसर दे सकते हैं। ये भी पिक्चर रीजनिंग है, आसान है, और जब पिक्चर रीजनिंग एग्जाम का हिस्सा बन जाए तो समझिए बोनस है, क्योंकि उसमें बस पूरी कंसंट्रेशन की ये आसानी से बन जाता है। ये कह रहा है कि इस टाइप की आकृति आपको कहां किस पिक्चर में देखने को मिलती है, और रोटेशन करना नहीं है। तो अक्सर मैंने ऐसे वालों में बात कहा कि जो स्ट्रेट लाइन, जो क्षैतिज लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल लाइनें, उनको गौर करिए, क्योंकि तिरछी लाइनों में बहुत उलझन है। तो मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है ऊपर वाले हिस्से में, तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ये है, तो इसको देखकर मैं यहां से स्ट्रेट लाइन तो सोचता हूं, लेकिन जैसे नीचे सोचता हूं फिर यूं एक लाइन यहां पर कोई है नहीं, इसके लिए मुझे बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, और ये कैंसिल हो गया। यहां से स्ट्रेट लाइन होने की वजह से मैं यूं सोचता, नीचे तक आया, बात तो बन रही है। यानी ये बात यहां भी दिख रही है मुझे, यूं 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 आए, यूं और यूं और यूं। तो यही मुझे आंसर दिख गया। तो मुझे इस टाइप की हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें है नहीं, यहां यहां आते, इस दोनों में दिख रहा है भाई। एक मिनट चेक करना पड़ेगा, वेट। हाँ, ये नहीं होगा, वेट वेट वेट, क्यों नहीं होगा वो समझाता हूं, रुकिए। ये आंसर है, यहां पर तिरछी लाइन ये, और मैं इसके कारण इसको एलिमिनेट कर रहा हूं कि यहां कोई तिरछी लाइन नहीं है, तो ये गया। जब मैं इसमें आता हूं तो यहां कोई इस टाइप की हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर नहीं मिल रही है, इसलिए गया। मेरे पास बच गया ऑप्शन नंबर बी और डी, और अच्छा सवाल, बी और डी में थोड़ी देर कंफ्यूजन तो हुई, एक बार को तो मैंने भी बी बता दिया, जबकि फैक्ट देखिए कि मैं यहां आऊं तो फिर यहां ऐसा, तो मैं इसको यहां देख रहा हूं कि ये सीधा गया, लेकिन अब यहां से तिरछा जाते ही कोई स्ट्रेट लाइन नीचे नहीं है, मैं तिरछा जा नहीं पा रहा, क्योंकि यहां मुझे ये सीधा मिल रहा है यूं, जबकि यहां इतना सा पार्ट और टेढ़ा होना चाहिए था, यहां नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये भी एलिमिनेट, और आंसर हो गया डी।
आजकल के सवाल तो ठीक ठाक बढ़े हैं, कई बार छोटी चीजें कंफ्यूज कर देती हैं। ये वाला हिस्सा, आई रिपीट, ये वाला हिस्सा इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए ये एलिमिनेट। और ये यहाँ है, मैं फिर से दिखा दूं, यहाँ यहाँ आ, इसको यहाँ से ले लीजिए। गड़बड़ है क्या? एक मिनट। चलिए, आई होप तो अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। थोड़ी देर के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चले, जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ लिख रहा है कि सेंट्रल लाइब्रेरी बेंगलोर में 64 हिस्ट्री की किताबें हैं। देयर आर 64 हिस्ट्री बुक अरेंज इन अ रो एट सेंट्रल लाइब्रेरी बेंगलोर। एंशियंट हिस्ट्री की बुक 25th फ्रॉम द लेफ्ट इन, इनकी एंशियंट हिस्ट्री लेफ्ट से 25th है। ठीक है, एंड मिडाइवल हिस्ट्री 30th फ्रॉम राइट एंड है, राइट एंड से 30th है। अलग, ये एंशियंट हिस्ट्री है, ये मिडाइवल हिस्ट्री है। तो बोला गया टोटल नंबर ऑफ बुक बिटवीन एंशियंट एंड मिडाइवल, यानी कि एंशियंट और मिडाइवल के बीच कितनी पुस्तकें हैं। तो भाई कुल पुस्तकें कितनी थी? 64। यहां से कोई पुस्तकों को गिन गया तो वो कह रहा है कि 25 है, यहां से 30 है। तो आप यहां से यहां तक 25 और यहां से यहां तक 30 गिन चुके हैं, तो 64 टोटल होने चाहिए थे। आप गिन कितने चुके हैं? तो 30 और 25 यानी 55 गिन चुके हैं, यानी और गिनना बाकी है। कुल है 64, इस ओर से आपने गिना है 30, इधर से आपने गिना है 25, तो आपने कुल अब तक गिने हैं 55 और गिनने बाकी हैं। तो वो कहाँ? बीच में, तो यानी माइनस, तो 14 में से 5 गया तो 9 और आंसर हो गया 9। बहुत इजी सवाल था। चलिए, मिरर इमेज है, यानी कि ठीक सामने उतनी दूर। ये बात मैं अक्सर कहता हूं कि जैसे अगर ये आईना है, जब आप आईने के सामने खड़े होंगे, मिरर इमेज जिन्होंने क्लास ली है उनको मैंने बता रखा है कि जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं, मिरर इमेज वाली बात क्लास में कई बार हुई है कि भाई आप आईने के सामने खड़े हैं तो आपकी इमेज आपसे ठीक सामने, यानी हेड है, सर है तो सर के सामने सर, हाथ के सामने हाथ, पैरों के सामने पैर, आपके ठीक सामने। और उतनी दूर, अगर आप 5 मीटर की दूरी पे खड़े हैं तो 5 मीटर की दूरी पर ही आप दिखेंगे। दूसरी भाषा में बात करूं तो आप आईने के सामने खड़े हो जाइए, तो जब आप आईने की ओर चलना शुरू करेंगे तो आपकी इमेज भी आपकी ओर आने लगेगी। आप नाक चिपका लेंगे तो आईने में आपकी नाक भी चिपकने लगेगी। मतलब ये कि मैंने दो ही बातें बताई, ठीक सामने उतनी दूर। और ये बातें यहां भी देखिए कि मेरे पास इसका मिरर इमेज ढूंढना, तो ये कॉर्नर में ब्लैक है तो ये ब्लैक एकदम बगल में आना चाहिए, यानी यहां 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 और यहां। एलिमिनेशन नहीं हो पाया। फिर ये वाला हिस्सा एकदम आईने से दूर है तो ये वाला हिस्सा भी दूर होगा, और यहां भी जब हम बनाएंगे तो इसकी इमेज दूर और ऐसी, बिकॉज ऊपर का हिस्सा आईने से नजदीक और नीचे का हिस्सा दूर, तो ऐसा। तो यहां पर मेरे पास ऐसा है, ऐसा है, लेकिन ये वाला पार्ट कैंसल, बिकॉज यहां पर इसके कारण ऊपर का हिस्सा इस कोने में है, ना कि लास्ट में। अब अगर आए तो फिर मुझे यहां वाले हिस्से को देखते हैं। ये हिस्सा है तो इसकी दूरी एकदम ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि यूं तो ठीक सामने इतनी दूर, ऊपर पे नजदीक तो नजदीक, तो ये वाला हिस्सा कैंसल। मेरे लिए तीनों में बाकी है, यानी कि मेरे पास अब ऑप्शन बचा है बी और डी। मैं बी और डी में ऑप्शन ढूंढूं तो मैं बी और डी में इसके कारण देख पाऊंगा कि इसकी जो लास्ट में लाइनें हैं वो कॉर्नर में नहीं है, यानी ऊपर के कॉर्नर में नहीं है, जबकि यहां ये कॉर्नर में है, तो दैट्स वाई ये वाला भी कैंसल और आंसर। तो एलिमिनेशन, और कुछ भी नहीं करना होता। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए जल्दी जल्दी सवाल की ओर, अंत की ओर बढ़ रहे हैं, और मैंने बहुत बातचीत कम की है
और जो मुझसे पढ़ चुके होंगे उनको पता है, जो मेरी क्लास से जुड़े रहे हैं, कि मैं पढ़ते वक्त बहुत बात करता हूँ। स्टूडेंट्स, आपकी कमी खल रही है, तो आई होप सो कि ये कमी आप कमेंट्स में लिख कर बताएंगे। मैं पढ़ूंगा, आपकी बातों का जवाब दूंगा, क्योंकि मेरा अपना अप्रोच है पढ़ाने का, बातचीत। क्योंकि मैं मानता हूँ बातचीत सबसे बेहतर जरिया है एक दूसरे को समझने का, जानने का, अंडरस्टैंडिंग करने का। आइए, तो यहाँ भी आई होप सो आसान सा सवाल मुझे दिख रहा है, क्योंकि 30 है तो मुझे दिख रहा है कि 13 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 13 गुना 2 26, और उसमें मैं 4 जोड़ दूं, क्योंकि आसानी सा दिखा, क्योंकि 30 है, 15 का लगभग 4 गुना 60 है, तो मैं यही नंबर देख के मुझे फील होने लगा 30 का 2 गुना 26, तो उसी के कारण मुझे ये फीलिंग आ गई। तो यहाँ 13 गुना 2, 13 गुना, यानी इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करा दिया गया। 13 गुना 2 26, और 26 में हम जो अगला हिस्सा है 4, उसको जोड़कर आंसर दे देते हैं। 15 गुना 4, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौके 60, और अगले वाले नंबर को जोड़ देना है। तो बस यहाँ भी यही प्रैक्टिस अप्लाई कर देनी है, गुना, तो 12 पंचे 60, और 60 प्लस 8 68, और 68 आपके आंसर में है। तो बहुत इजी सवाल था। चलिए, यहाँ भी एक सवाल है, और ये भी मैथमेटिकल रीजनिंग जैसा ही है, देखते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग वीडियो देखें प्लीज प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस वीडियो को पॉज करके करिए, हर सवाल की प्रैक्टिस, क्योंकि मैं डे 1 से कहता रहा हूँ, एग्जाम में प्रैक्टिस के बगैर आप एग्जाम पास नहीं कर सकते। प्रैक्टिस आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपने जो कुछ भी सीखा है उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। जब आप जो सीखते हैं क्लासरूम में, आप भीड़ के साथ सीखते हैं, क्लासरूम में आप टीचर के साथ सीखते हैं, लेकिन आप एग्जाम में अकेले होते हैं। तो जब आप बहुत सारे मॉक और बहुत सारी प्रैक्टिस दे पाते हैं, तब आप अपने साथ जो टीचर की डिपेंडेंसी आपने बनाई है या क्लासरूम की डिपेंडेंसी बनाई है, उसको धीरे धीरे खोते हैं, छोड़ते हैं, और तब आप अपने बदौलत एग्जाम देते हैं। दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम के सवाल आसान होते हैं। तो आई होप सो कि आप प्रैक्टिस करिए। और इस पर तो बहुत आसान सा सवाल है, ये तो बचपन से खेलते रहे। कहा गया कि एक ग्लास है जिसमें 65 मोती भरे हैं। एक बच्चा है जो पहली बार उससे 23 मोती निकाल लेता है, तो इससे निकाल लेता है और 17 को वापस रख देता है। ठीक है भाई, तो बस वही बात है कि मेरे पास 65 रुपए हैं, 23 रुपए निकाल लिए, 17 रुपए रख दिए। तो मोती को ना मान के पैसे मान लीजिए, और पैसे मानते ही दिमाग कैलकुलेशन में तेज हो जाता है। ये बात मैंने कई बार एक्सपेरिमेंटेड क्लास में किया है, तो आप देखते हैं। अगेन वो फिर से 27 मोती निकाल लेता है और 19 वापस रख देता है। फिर से 14 मोती ले लेता है, यानी 14 मोती लेने का मतलब वो निकाल लेता है। इस प्रकार गिलास के अंदर और गिलास के बाहर कितने मोती हैं? तो ऑब्वियस है कि पहले स्टेप में उसने इतना लिया और इतना रखा, तो रिजल्ट है कि आपके पास कुल मोती कितने बाहर निकले? तो यानी कि 6 बाहर निकल गए। 65 थे, 23 निकाल लिए, 17 दे दिए, तो ओवरऑल उसने कितने निकाल लिए? 6। दूसरे स्टेप में भी उसने निकाले ही हैं, क्योंकि 27 निकाले, 19 रखे, तो कुल मिलाकर 7 और 1 20, 7 और 1 8, 8 निकाल लिए, और 14 और निकाल लिए। तो रिजल्टेंट है कि कुल कितने निकाल लिए? तो 8 और 6 12, तो 14, 14 28, 28 निकाल लिए। तो 65 में 28 बाहर हो गए। तो मुझे क्या करना? 65 में 28 बाहर दिख रहे हैं, पहला ही आंसर है। ये तो बहुत आसान सा गेम है, इसमें तो कुछ करने लायक था भी नहीं, बहुत इजी सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चले, 24, और हम अपने सवाल के आखिरी पड़ाव पर हैं। और आई होप सो कि वीडियो लंबी ना बनी हो, क्योंकि मैंने कोई ब्रेक नहीं दिया है, और अपने वादे पर के अनुसार कि बस केवल सवाल जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। बोला गया कि अगर अल्फाबेट लिखा है, तो अल्फाबेटिकल सीरीज का मतलब ए से जेड, विच लेटर विल बी 14 टू द लेफ्ट ऑफ, या दाएं छोर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 14वां। ये आपको पता होगा कि जब मैंने ये पढ़ाया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला के दाईं छोर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 14वां, अगर ये लेफ्ट और राइट होता है तो इसको हम करते हैं प्लस, अपोजिट होने पे प्लस और सेम होने पर माइनस।
तो यहां पर हो गया राइट से 24, और राइट से 24 का मतलब हम सवाल कर रहे हैं जेड की ओर से 24, और जेड की ओर से 24 अगर आपको याद हो, तो नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर याद है तो ठीक, अगर नहीं याद है तो आप ए से निकालने के लिए फिर 27 माइनस 24, 27 - 24 यानी 3, और 3 के लिए आपका जवाब हो जाता है सी। कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि सर ये जोड़ ही क्यों दिया, तो इनका सवाल था राइट से 10वें, यानी कि आप राइट से 10वें आते और फिर उसके लेफ्ट में 14वें जाते, तो आप राइट एंड से 10वें पर आ चुके हैं, और इसके लेफ्ट में और जाना है तो आप आगे ही बढ़ेंगे, तो 10 तो ऑलरेडी चले, 14 और चले, तो कुल मिलाकर आप यहां से 24वां गिन रहे हैं, और सवाल अल्फाबेट का है, ए से जेड का है, और जेड की ओर से 24वां लेटर क्या होगा, सी। आई होप सो, बहुत इजी सवाल था, तो अननेसेसरी टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, और हम अपने सवाल के आखिरी पड़ाव पर हैं। यानी 25 क्वेश्चनों का सीजीएल सेट होता है, तो सीजीएल के पैटर्न में 25 क्वेश्चन रखे हैं, तो आई होप सो कि ये सेशन अच्छा लगा होगा। आखिरी सवाल हल करते हुए थोड़ी देर बात करेंगे। यहाँ ये सवाल ये है कि मोस्ट का कोड 134 है, और मैंने बार बार कहा कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आएंगे आप उनके नंबर लिख लेते हैं, यानी ऐसा, और जैसे ही आप ये नंबर लिखते हैं तो यहां मैं नंबर लिखकर देखूं तो 13 और 15, तो 13 दूना 26 और 2 20 और 2 28, 28 और 20 48, 48 और 20 68, ये हो गया 67। यानी इन सबको अगर मैं ऐड करता, जोड़ता, तो 67, जबकि कोड कितना है 34, तो दिख रहा है कि इसका दोगुना किया गया है। चलिए अगले को भी ट्राई कर लेते हैं। अगला आपसे लिखा गया है कि FQR, तो क्या लिखा गया है 90, तो अब आप यहां पर भी 6, 21 और 18 इसको आप जोड़ेंगे, तो यहां जोड़ेंगे तो आपके पास 21 और 6 27, 27 10 37, 37 और 8 45, ठीक है। अगर आप इसे जोड़ेंगे तो 45 गुना 2, तो हमारी एप्लीकेशन सही है कि इनके नंबर को जोड़ दिया गया है, और जोड़ने के बाद उसका दुगुना नंबर लिखकर कोड कर दिया गया। तो ये बहुत आसान है। अब आपको सक्सेस का कोड बताना है, तो आइए, SUCCESS, बहुत ही कीमती वर्ड है आपके लिए, सक्सेस। इसके नंबर देखते हैं, 19, 21, 3, 3, 5, 19, 19, तो इसको आप ऐड करेंगे, आई थिंक इतना आप करिए, और मल्टीप्लाई बाय 2। मैं, आपको लगता होगा इतना नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 2 ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपके यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, 89 हो ही नहीं सकता। 19 के 3 मल्टीपल तो यहीं आ जाए, तो यहाँ पर 9 1 10, 10 3 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 9 30, 30 और 9 30 और 9 39, 9 2 18, यूनिट डिजिट पे 8 होना चाहिए। आंसर ऐसा खत्म। जरूरी नहीं कि हमेशा पूरा कैलकुलेट करके ही आंसर दें। और इसके साथ आपके 25 सेट का पूरा सेट कंप्लीट हुआ। ये था टेस्ट 2। अगली बार हम मिलेंगे इसी टाइप के वीडियो में टेस्ट 3 पर भी, और बीच बीच में मैं बैंक वाली सीरीज की भी वीडियो आऊँगा लेकर। बैंक का भी जो टेस्ट हो रहा है उनकी भी काफ़ी डिमांड है कि उनके भी प्रैक्टिस कराए जाएँ, तो हम जुड़ते रहेंगे इस टाइप के वीडियो के साथ। और इसके अलावा भी मैं और भी टॉपिक के सेशन लाऊंगा। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना पसंद है बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक का भी मैं वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके कोई डाउट्स भी हों, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हो सकता है कि अगर बहुत सारे आपके डाउट्स जमा हो जाए तो मैं आपके डाउट की क्लास ले लूँ, जो मैं अपनी क्लास में बार बार कहता हूँ कि बिना प्रैक्टिस, बिना डाउट, बिना कम्युनिकेशन एग्जाम का पढ़ना बहुत बोरिंग होता है। इसलिए ये कम्युनिकेट होते रहिए। आज हम कैमरे के थ्रू कम्युनिकेट हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कम्युनिकेशन जरूरी है। तो ये कम्युनिकेशन बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और बहुत बूस्टअप करने की जरूरत है मुझे, आपको। तो ये बूस्टअप तभी हो पाएगा जब आपका प्यार बरकरार रहे, बने और दिखे भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
चाहूंगा कि ये प्यार यूं ही बरकरार रखिए। आज के लिए बाय बाय।